विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स आर डिसाइडेबल। तो अगर डिसाइडेबल की डेफिनेशन देखें हम, तो ए प्रॉब्लम इज सेड टू बी डिसाइडेबल इफ वी कैन ऑलवेज कंस्ट्रक्ट ए corresponding एल्गोरिथम। अगर आप किसी प्रॉब्लम के लिए एल्गोरिथम कंस्ट्रक्ट कर सकते हो जो कि आंसर दे हमेशा यस या नो में इन ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप, तो हम उस प्रॉब्लम को क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे डिसाइडेबल प्रॉब्लम कह सकते हैं उसको, डिसाइडेबल प्रॉब्लम। और अगर ऐसा कोई एल्गोरिथम आप डिजाइन नहीं कर सकते तो उसको हम बोलते हैं अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम, अनडिसाइडेबल। और अगर इसी डेफिनेशन को ट्यूरिंग मशीन की फॉर्म में अगर हम डेफिनेशन चेक करें कि ट्यूरिंग मशीन की टर्म्स में अगर आपको डेफिनेशन देनी हो डिसाइडेबिलिटी की, तो in terms of Turing machine, a problem is said to be decidable problem if there exists a corresponding Turing machine which holds on every input with an answer yes or no। तो यहाँ पे अगर ट्यूरिंग मशीन होल्ड हो जाती है ऑन ईच एवरी इनपुट, ठीक है, विद एन आंसर यस और नो, तो वो प्रॉब्लम क्या कहलाती है, हमारी डिसाइडेबल प्रॉब्लम कहलाती है, वो डिसाइडेबल प्रॉब्लम कहलाती है। और अगर ऐसी ट्यूरिंग मशीन आप कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते जो होल्ड हो जाए, ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम, अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम। तो चलो अब फर्स्ट वाला चेक करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट जो गिवन है, डज ए गिवन प्रोग्राम एवर प्रोड्यूस एन आउटपुट। तो यहाँ पे इसके लिए कोई भी ऐसा एल्गोरिथम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते जो कि फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप में हमें आंसर दे यस या नो। तो ये वाली जो प्रॉब्लम है वो अनडिसाइडेबल है, अनडिसाइडेबल। या फिर हम कह सकते हैं कोई ऐसी ट्यूरिंग मशीन कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हम जो कि ये डिसाइड कर सके कि कोई भी प्रोग्राम है वो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, तो ये अनडिसाइडेबल है हमारी। सेकंड वाली, इफ एल इज ए कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज इट्स कॉम्प्लीमेंट इज आल्सो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। तो जो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होती है वो क्लोज्ड नहीं होती अंडर कॉम्प्लीमेंट, तो ये भी हमारी अनडिसाइडेबल होगी, ये भी हमारी अनडिसाइडेबल है। एल इज ए रेगुलर लैंग्वेज देन इट्स कॉम्प्लीमेंट आल्सो रेगुलर, तो ये तो डिसाइडेबल है क्योंकि रेगुलर लैंग्वेज क्लोज्ड होती है अंडर कॉम्प्लीमेंट, तो ये हमारी डिसाइडेबल है। एल इज ए रिकर्सिव लैंग्वेज इट्स कॉम्प्लीमेंट इज आल्सो रिकर्सिव, ये भी हमारी डिसाइडेबल प्रॉब्लम है क्योंकि जो रिकर्सिव लैंग्वेज होती है वो भी हमारी क्या होती है, क्लोज्ड होती है अंडर कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे डिसाइडेबल प्रॉब्लम बतानी थी जो कि है थर्ड और फोर्थ, तो आंसर आ गया डी वाला। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रेगुलर। फर्स्ट है स्ट्रिंग ऑफ जीरो हुज लेंथ इज ए परफेक्ट स्क्वायर, तो ये हमारी रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। सेट ऑफ ऑल पैलिंड्रोम मेड अप ऑफ जीरो एंड वन, पैलिंड्रोम वाली लैंग्वेज तो हमारी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होती है, तो ये भी रेगुलर नहीं है। स्ट्रिंग ऑफ जीरो हुज लेंथ इज ए प्राइम नंबर, ये भी हमारी रेगुलर लैंग्वेज नहीं होती। स्ट्रिंग ऑफ ऑड नंबर ऑफ जीरो, ये रेगुलर लैंग्वेज होती है क्योंकि हम इसकी फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन कर सकते हैं। ऐसे इवन नंबर ऑफ जीरो होते हैं उसकी भी हम फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन जो फर्स्ट वाली थ्री है ए बी सी, ये हमारी रेगुलर लैंग्वेज नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका फोर्थ वाला। और एक और यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं, किसी की भी पावर अगर लीनियर पावर हो ना, लीनियर पावर हो अगर, तो उस केस में वो लैंग्वेज हम कह सकते हैं कि रेगुलर हो सकती है। बट अगर किसी की पावर आपकी क्वाड्रेटिक है या कुछ और है लीनियर के अलावा है, तो वो तो कभी भी रेगुलर नहीं होगी, वो लैंग्वेज कभी भी रेगुलर नहीं होगी। बट लीनियर पावर में आप कह सकते हो कि एक रेगुलर हो सकती है, उसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा, बट एक पॉसिबल केस बन सकता है। बट अगर पावर लीनियर नहीं है तो उस केस में कभी भी नहीं होगी। जैसे अगर हम बात करें ए एन स्क्वायर, तो ये लैंग्वेज कभी भी रेगुलर नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे जो पावर है वो लीनियर नहीं है। तो इन वाले केस में हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि वो रेगुलर नहीं है। बट अगर लीनियर पावर होती है तो उस केस में थोड़ा और आपको टेस्टिंग करनी होती है, ठीक है। ये मैं किसी और क्लास में कभी आपको समझाऊंगा कि हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कोई लैंग्वेज रेगुलर है या नहीं है। नेक्स्ट है द लॉजिक ऑफ पंपिंग लेमा इज ए गुड एग्जांपल ऑफ पिजन होल प्रिंसिपल, डिवाइड एंड कनकर टेक्निक, रिकर्शन या इटरेशन। तो जो हमारा पंपिंग लेमा जो होती है हमारी, तो वो किसके बेस पे होती है, वो हमारी पिजन होल प्रिंसिपल बेस पे काम करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला, पिजन होल प्रिंसिपल।
डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेशन विद अल्फाबेट इज गिवन बिलो, तो यहाँ पे एक डीएफए गिवन है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनाइट स्टेट मशीन इज ए वैलिड मिनिमल डीएफए विच एक्सेप्ट द सेम लैंग्वेज, तो आपको बताना है कि इस मशीन के करस्पॉन्डेंस कौन सी मशीन चारों में से सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगी। तो चलो सबसे पहले इसमें मिनिमल स्ट्रिंग देखो कौन सा एक्सेप्ट करती है, ये वाली डीएफए में स्ट्रिंग देखते हैं कौन कौन से एक्सेप्ट कर सकती है ये। अगर हम अकेले एक ही बात करें, ये वाली आपकी स्टार्टिंग स्टेट है और ये फाइनल है यहाँ पे, और एक ये फाइनल है, तो दो फाइनल स्टेट है यहाँ पे। अब अगर इस स्टेट पे ए आता है तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा, तो आपका मिनिमम स्ट्रिंग क्या आ गया, ए हो गया। अगर ए आता है तो एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन अगर अकेला बी आ गया तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। देखो क्योंकि बी आया तो कहां पे चला गया, इस वाली स्टेट पे आ जाएगा, बट ये रिजेक्ट है। बट बी के बाद अगर एक ए मिलेगा तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा, मतलब बी के बाद ए मिला तो वो एक्सेप्ट हो गया। तो मतलब दो आपके लेंथ वाले एलिमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, बी ए हो सकता है और दो ए भी हो सकते हैं, क्योंकि जब एक ए यहाँ पे आएगा तो वो यहाँ आके फाइनल स्टेट पे आ गया, उसके बाद तो कितने भी ए आ जाए। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग में दो लेंथ वाले भी होंगे एक वाले भी होंगे, इसके अलावा दो भी एक्सेप्ट होंगे, इसमें नहीं होंगे क्योंकि एक भी यहाँ आ गया। ठीक है, एक और बी आएगा तो वो रिजेक्ट वाली स्टेट में चला गया। अब दो ए एक्सेप्ट हो रहे हैं, ठीक है, दो बी नहीं हो रहे। और अगर हम बात करें एक और बच गया हमारा ए बी, तो ए बी भी एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर ए यहाँ पे आया है तो इस वाली फाइनल स्टेट पे आने के बाद यहाँ पे तो आपका ए प्लस बी का होल स्टार है, कितने भी बी आए। तो चलो एक बार इन्हीं से चेक कर लेते हैं, क्या पता हमें आंसर मिल जाए यहाँ पे। तो ए आपका कौन सी स्टेट पे एक्सेप्ट हो रहा है, देखो ए आपका ए फर्स्ट वाले ऑप्शन में यहाँ, क्योंकि ये स्टार्टिंग है यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है। और इस वाली स्टेट में अगर बात करें, ये आपका एक्सेप्ट हो रहा है इस वाली में भी, और इस वाली में भी एक्सेप्ट हो रहा है, और इस वाली में भी एक्सेप्ट हो रहा है, तो चारों में ए एक्सेप्ट हो रहा है, तो यहाँ से हमें कुछ भी नहीं मिला। चलो दूसरा स्ट्रिंग ट्राई करते हैं कि बी एक्सेप्ट, क्योंकि बी एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रिंग जो आ रहा है बी ए या ए बी आ रहे हैं, तो सिंगल एलिमेंट आपका बी नहीं आएगा। तो बी देख लेते हैं एक बार, क्या होता है, कोई चेक यहाँ पे एक्सेप्ट कर ले। तो बी की बात करें तो ये वाली जो मशीन है वो अकेला बी भी एक्सेप्ट कर रही है, क्योंकि जैसे ही पी वाली स्टेट पे बी आएगा वो क्यू पे चला गया, और क्यू आपकी फाइनल स्टेट है, तो बी तो एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, बी को तो रिजेक्ट करेगा ये, तो ये वाली स्टेट तो नहीं पॉसिबल है। अब इस वाली में भी अगर बात करोगे तो जैसे ही पी पे बी आया तो वो फिर से फाइनल स्टेट पे चला गया, क्योंकि यहाँ पे बी दिया हुआ है, तो ये भी बी एक्सेप्ट, क्योंकि हमारी जो डीएफ है वो बी एक्सेप्ट कर ही नहीं रही है, जबकि ये मशीन कर रही है, तो मतलब ये गलत है हमारी। अगर हम बी की बात करें तो यहाँ पे ए तो एक्सेप्ट हो रहा है, बी ठीक है, ये हो सकता है, मतलब अब इन दोनों में से एक आंसर होगा, तो ये नहीं हो सकते। चलो नेक्स्ट बी ए देख लो, बी ए किस में एक्सेप्ट हो रहा है, आपका बी और ए इसमें एक्सेप्ट हो रहा है, एक तो बी आया और उसके बाद ए आया, एक्सेप्ट हो गया। क्या बी ए इसमें एक्सेप्ट हो रहा है, इसमें बी ए एक्सेप्ट हो रहा है इसमें। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे एक लैंग्वेज और, क्योंकि बी के बाद ए ठीक है, बट बी के बाद में फिर देखो आपका बी नहीं आ सकता, ऐसे बी बी ए, अगर बी बी ए की बात करें इस वाली में बी आ गया ठीक है, पर बी के बाद अगर बी आता है तो वो रिजेक्ट हो जाता है, तो बी के बाद एक और बी नहीं आ सकता। तो इन दोनों में अब चेक करो, इस बी के बाद में कोई बी तो नहीं आ रहा है, इस बी के बाद में देखो यहाँ पे बी का लूप लगा हुआ है, ये बी का लूप लगा हुआ है, तो इस बी के बाद में बी कितने भी आए और ए आते ही एक्सेप्ट हो जाएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि बी बी ए इसका पार्ट नहीं है, हमारी लैंग्वेज का पार्ट ही नहीं है ये तो जबकि ये एक्सेप्ट कर रही है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या बचा आपका, ए ही तो बचा यहाँ पे, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला। जो मिनिमल डीएफए है वो कौन सी आपकी, ए वाली, जो सेम लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगी जो ये डीएफए कर रही है। तो इस तरह से आप मिनिमम स्ट्रिंग से चेक कर सकते हो कि कौन सी मशीन सेम है जो गिवन मशीन है उसके। नेक्स्ट है लेट पी ए रेगुलर लैंग्वेज एंड क्यू बी द कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज सच दैट क्यू इज सबसेट ऑफ पी। फॉर एग्जांपल लेट पी बी द लैंग्वेज, पी जो लैंग्वेज है हमारी वो किस फॉर्मेट में गिवन है, पी स्टार क्यू स्टार, एंड क्यू बी द, जो क्यू लैंग्वेज है वो गिवन है पी की पावर एन और क्यू की पावर एन, where n belongs to natural numbers. Then which of the following is always regular? तो इन चारों में से रेगुलर बताना कौन सा है। तो अगर आप p और q का इंटरसेक्शन निकालो, इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन निकालोगे
तो हमारे पास में इंटरसेक्शन आएगा p की पावर n और q की पावर n, सॉरी p की पावर n स्मॉल q की पावर n, जो कि एक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होता है हमारा, ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है इंटरसेक्शन। तो ये रेगुलर कैसे हो सकता है, तो ये तो आंसर नहीं है। p माइनस क्यू करोगे अगर, इसमें से p माइनस क्यू करते हो अगर, p माइनस क्यू, तो वो ना तो वो रेगुलर आएगा, नॉट रेगुलर, ना ही वो कॉन्टेक्स्ट फ्री आता है यहाँ पे, नॉट कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। यूनिवर्सल लैंग्वेज में से p माइनस किया तो ये हमारी यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है, इसका मतलब होता है यूनिवर्सल लैंग्वेज। अगर इसमें से p वाली माइनस कर दोगे, p का मतलब p वाली रेगुलर है हमारी ये, अगर ये माइनस करोगे तो यूनिवर्सल में से अगर इस लैंग्वेज को माइनस करते हो तो हमें क्या मिलेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। तो जो रेगुलर लैंग्वेज होती है उसका कॉम्प्लीमेंट भी एक रेगुलर लैंग्वेज होता है, तो इसलिए ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो भी क्या आएगा, रेगुलर ही तो आएगा, क्योंकि रेगुलर लैंग्वेज आर क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लीमेंट। अगर डी वाला ऑप्शन देखो तो यूनिवर्सल में से माइनस किया क्यू को, अब क्यू को माइनस कर रहे हो तो ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को माइनस कर रहे हो आप यूनिवर्सल में से, तो कॉन्टेक्स्ट फ्री जो लैंग्वेज होती है वो क्लोज्ड नहीं होती अंडर कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि इसका यूनिवर्सल में से अगर ये माइनस करोगे तो वो कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं आएगा, नॉट कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, तो इसलिए ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज रेगुलर, तो रेगुलर कौन सा होगा, सी वाला आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग लैंग्वेज L1 L2 एंड L3। तो जो L1 लैंग्वेज है हमारे पास में वो है 0 की पावर p और 1 की पावर q, तो यहाँ पे पी क्यू बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और L2 जो लैंग्वेज है वो है 0 की पावर p और 1, 0 की पावर p और 1 की पावर q, और यहाँ पे अब दिया हुआ है कि p इक्वल टू q है, ठीक है। और L3 लैंग्वेज की अगर बात करें L3 की, तो L3 है हमारे पास में 0 की पावर p, 1 की पावर q और 0 की पावर r, और यहाँ पे तीनों ही इक्वल है p, q और r। अब बताना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो पुश डाउन ऑटोमेटा कैन बी यूज टू रिकॉग्नाइज L1 एंड L2। तो अगर L1 की बात करें तो ये लैंग्वेज तो रेगुलर है हमारे पास में, ये तो रेगुलर लैंग्वेज है हमारी, P और Q है, P Q बिलोंग्स टू, तो तीनों में वैसे P और Q नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं तीनों में, ठीक है। इसमें R है तो वो भी नेचुरल लैंग्वेज को बिलोंग कर रहा है, तो L1 रेगुलर लैंग्वेज है हमारी, तो रेगुलर लैंग्वेज को पुश डाउन ऑटोमेटा भी रिकॉग्नाइज कर सकती है क्योंकि ज्यादा पावरफुल होती है फाइनाइट ऑटोमेटा से, तो जो काम फाइनाइट ऑटोमेटा कर सकती है वो तो पीडीए कर ही सकती है, तो ये रेगुलर लैंग्वेज है L1, तो इसको तो एक्सेप्ट कर सकती है। अब L2 की बात करें तो ये P इक्वल टू क्यू का मतलब है ये हमारी अब कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होगी जब P इक्वल टू क्यू हो गया, तो भाई देखो 0 की पावर m या 1 की पावर m, तो ये हमारी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होती है ये तो, या 0 की पावर p 1 की पावर p कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होती है जब दोनों सेम हो, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट वाली जो L1 L2 दोनों ही पीडीए रिकॉग्नाइज कर सकती है, तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट तो ट्रू होगी हमारी, हमें नॉट ट्रू बतानी है, तो ये तो ट्रू है। बी वाली L1 इज ए रेगुलर, तो अभी हमने चेक किया कि L1 जो है वो रेगुलर लैंग्वेज है यहाँ पे, तो ये भी हमारी ट्रू है। ऑल द थ्री लैंग्वेज आर कॉन्टेक्स्ट फ्री, चलो ये चेक करते हैं। L1 रेगुलर है, तो रेगुलर है तो कॉन्टेक्स्ट फ्री भी कह सकते हैं हम, क्योंकि जो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होती है अगर आप उसको देखोगे तो कॉन्टेक्स्ट फ्री के अंदर रेगुलर आती है, ये रेगुलर है और ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, तो हम कह सकते हैं कि ऑल रेगुलर लैंग्वेजेस आर आल्सो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, इसलिए L1 चलो ठीक है, मान लिया हमने रेगुलर है तो कॉन्टेक्स्ट फ्री भी है, L2 हमारी कॉन्टेक्स्ट फ्री है ही। अब थर्ड की बात करते हैं, L3 क्या कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है यहाँ पे, जब P इक्वल टू Q इक्वल टू R हो जाए ना, मतलब कि जब 0 की पावर P 1 की पावर P और 0 की पावर P, तो इस केस में अब ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं रही है, ये हमारी बन चुकी है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, CSL लैंग्वेज, तो इसलिए तीनों कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं है आपकी, क्योंकि L3 कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं है, तो इसका आंसर नॉट ट्रू बताना है, तो हमें मिल चुका है C वाला आंसर, ऑल द थ्री लैंग्वेज आर नॉट कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ पे दो कंपैरिजन करने पड़ेंगे आपको, ठीक है,
क्योंकि 0 और 1 सेम होने चाहिए, उसके बाद फिर 0 सेम होने चाहिए, उसके बाद जितने भी 0 आते हैं। तो ये दो कंपैरिजन पुश डाउन ऑटोमेटा नहीं करती है, पुश डाउन ऑटोमेटा सिर्फ एक कंपैरिजन करती है। दो कंपैरिजन के लिए आपको लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं है, ये कौन सी लैंग्वेज है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज है। चलो एक बार डी वाला भी पढ़ लेते हैं। ट्यूरिंग मशीन कैन बी यूज्ड टू रिकॉग्नाइज ऑल द थ्री लैंग्वेज। भैया ट्यूरिंग मशीन तो वैसे ही पावरफुल है, तीनों लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज कर सकती है ये, ठीक है, क्योंकि वो रेगुलर को भी एक्सेप्ट कर लेगी, वो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को भी कर लेगी, और वो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज को भी रिकॉग्नाइज कर सकती है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा सी वाला आपका। डेफिनेशन ऑफ ए लैंग्वेज एल विद अल्फाबेट ए। तो यहाँ पे जो अल्फाबेट है वो ओनली ए गिवन है, इज गिवन एज फॉलोइंग। तो यहाँ पे एक लैंग्वेज गिवन आपको, एल इज इक्वल टू ए की पावर एन के, और यहाँ पे जो k है वो ग्रेटर देन 0 है, और जो n है वो एक पॉजिटिव इंटीजर कांस्टेंट है, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर कांस्टेंट। अब बताना है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट नीडेड इन ए डीएफए टू रिकॉग्नाइज l। तो अगर हम इसके डीएफए डिजाइन करें तो n एक वैल्यू ले लो यहाँ पे, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर कांस्टेंट है, तो n हमने यहाँ पे लिया 2। अब k की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, तो 1 2 3 इस तरह से वैल्यू रहेगी इसकी। अब लैंग्वेज बनाते हैं इसकी। अगर हम इसमें सेट ऑफ स्ट्रिंग देखें कौन कौन से आएंगे, n की वैल्यू 2 है और k की वैल्यू 1 है, तो इस केस में आपके 2 a आ गए। अब n की वैल्यू 2 है और k की वैल्यू 2 है, तो इस केस में आपके 4 a आ जाएंगे। n की वैल्यू 2 हो चुकी है आपकी, और k की वैल्यू 3 हो चुकी है, तो इस केस में क्या आएंगे, अब 6 a आ जाएंगे। तो इस तरह से अगर आप चेक करोगे तो इवन नंबर ऑफ a एक्सेप्ट कर रही है ये वाली लैंग्वेज, तो इसके लिए डीएफए बनाते हैं, ठीक है। तो हमेशा जो स्ट्रिंग स्टार्ट हो रहे हैं वो 2a से स्टार्ट हो रहे हैं, तो 2a को एक्सेप्ट कराना है सबसे पहले में। तो 2a को एक्सेप्ट कराने के लिए डीएफए डिजाइन करें अगर, तो मिनिमम आपको 2a एक्सेप्ट होने चाहिए। तो ये लो जी, ये वाली स्टेट हम फाइनल भी बना देते हैं। 2 एक्सेप्ट हो गए ना, यहाँ पे 2a एक्सेप्ट हो चुके हैं। मिनिमम वाली को डिजाइन करना होता है ऑलवेज, मैक्सिमम अपने आप बन जाएगी, आपको बस जो रिमेनिंग एरोज है वही तो कंप्लीट करने हैं। अब 2a के बाद 4a भी एक्सेप्ट होने चाहिए, तो यहाँ पे 2a यहाँ पे आया, एक और a आएगा तो यहाँ चला गया भाई, क्या दिक्कत है। उसके बाद जैसे ही एक और a आएगा फिर से फाइनल पे आ गया, तो 4a एक्सेप्ट हो चुके हैं यहाँ पे। अब 6a की बात करें अगर, तो आपके 6a भी क्या होनी चाहिए, एक्सेप्ट होनी चाहिए। यहाँ पे 2 2 4 और 2 6। तो देखो एक a ठीक है, दूसरा ए ठीक है, तीसरा ए यहाँ पे आ गया, चौथा ए यहाँ पे आ गया, पांचवा ए फिर से यहाँ आ गया, छठा ए फिर से यहाँ आ गया, एक्सेप्ट हो गया। तो अब ये जो डीएफए बन चुकी है आपकी, ये इसी लैंग्वेज के लिए बनी है। तो अगर यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेट देखें, नंबर ऑफ स्टेट कितनी आई यहाँ पे, नंबर ऑफ स्टेट्स 3 है यहाँ पे, और n की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, 2 थी। तो 2 के लिए 3 नंबर ऑफ स्टेट चाहिए इस लैंग्वेज के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, n+1, क्योंकि k की वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये n की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ स्टेट यहाँ पे, जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर कांस्टेंट है। अगर n की वैल्यू आप 3 लोगे तो इसके लिए आप खुद से बना के चेक कर लेना अपने आप, आपको आंसर मिल जाएगा। k की वैल्यू वही रखना 1 2 3, n आपका 3 हो चुका है, उसके लिए आप लैंग्वेज बना लो, आपके डीएफए में जितनी स्टेट आएगी आंसर फिर से वही आएगा n+1। तो इसका आंसर क्या हो गया, n+1। Next, which of the following language over the alphabet 0,1 is described by the regular expression? तो यहाँ पे रेगुलर जो एक्सप्रेशन गिवन है 0+1 का होल स्टार, फिर 0 लगाई हुई है, फिर यहाँ पे है 0+1 का होल स्टार, फिर से एक और 0 आ चुकी है, फिर है 0+1 का होल स्टार। तो अगर इस लैंग्वेज को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मिनिमम आपके एटलीस्ट 2 0 आ रहे हैं यहाँ पे, ये 2 0 तो आए ही आएंगे, मतलब कम से कम 2 0 आएंगे। अब क्योंकि इस 0 के इधर भी 0+1 स्टार है आपका, और इस 0 के इधर भी आपका 0+1 स्टार है, और इस 0 के भी इधर, तो दाएं बाएं जो भी देखो 0+1 स्टार ही लगे हैं। तो इसका मतलब एटलीस्ट 2 0 तो इस लैंग्वेज में आएंगे ही आएंगे।
क्योंकि आप इसको लेमडा पुट कर सकते हो यहाँ पे, इसको भी लेमडा पुट कर सकते हो यहाँ पे, इसको भी लेमडा पुट कर सकते हो। तो जब लेमडा पुट किया तो हमें स्ट्रिंग क्या मिला, 0 0। तो एटलीस्ट 2 0 तो मिले ही मिलेंगे इसमें। उसके बाद 2 0 से ज्यादा कितने भी मिल सकते हैं, बट कम से कम 2 0 तो बने ही बनेंगे इसमें, इससे कम तो पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे। तो इसकी अब लैंग्वेज देखते हैं यहाँ पे, द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग कंटेनिंग द सब स्ट्रिंग 0 0। दूसरा कह रहा था सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग कंटेनिंग एट मोस्ट 2 0। सी कह रहा था सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग कंटेनिंग एटलीस्ट 2 0। फोर्थ कह रहा है द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग दैट बिगिन एंड एंड विद आइदर 0। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी वाला हो जाएगा आपका, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग कंटेनिंग एटलीस्ट 2 0। तो ये वाली डेफिनेशन आपकी इस पे शूट कर रही है यहाँ पे, तो आंसर क्या हो गया आपका सी वाला। Which of the following is false? तो there is a unique minimal DFA for every regular language। ये वाली स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, क्योंकि हर रेगुलर लैंग्वेज के लिए हम एक मिनिमम DFA डिजाइन कर सकते हैं यहाँ पे। बी वाले एवरी NFA कैन बी कन्वर्टेड टू एन इक्विवेलेंट PDA, ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू है, क्योंकि जो रेगुलर लैंग्वेज होती है वो सबसेट ही तो होती है हमारी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का या कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का। तो अगर कोई NFA उस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर सकती है तो उसको पीडीए भी तो कर सकती है, मतलब कि इजीली हम एनएफए को कन्वर्ट कर सकते हैं पीडीए में भी। तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। सी वाली कॉम्प्लीमेंट ऑफ एवरी रिकर्सिव लैंग्वेज इज रिकर्सिव, तो ये भी आपका ट्रू होता है, क्योंकि जो रिकर्सिव लैंग्वेज होती है वो क्लोज्ड होती है अंडर कॉम्प्लीमेंट। एवरी नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए कैन बी कन्वर्टेड टू एन इक्विवेलेंट डिटर्मिनिस्टिक पीडीए, ये वाली स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है, क्योंकि जो एनपीडीए होती है वो मोर पावरफुल होती है हमारी देन डीपीडीए। क्योंकि कुछ एक ऐसी ग्रामर है, कुछ एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कह सकते हो, जो एनपीडीए तो आपकी रिकॉग्नाइज कर सकती है, वो डीपीडीए नहीं कर पाती है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं यहाँ पे जो एवरी एनपीडीए कैन बी कन्वर्टेड, तो कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू एन इक्विवेलेंट डीपीडीए। तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है, क्योंकि ये कह रहा है कि हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जबकि हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसीलिए जो एनपीडीए और डीपीडीए की जो पावर होती है वो सेम नहीं होती है, ये भी याद रखना, दे डोंट हैव सेम पावर। इन दोनों में पावरफुल कौन होता है, एनपीडीए। मतलब एनपीडीए सारी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को एक्सेप्ट कर सकती है, सारी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर सकती है, बट डीपीडीए सारी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, डी वाला। लेट L इज इक्वल टू L1 इंटरसेक्शन L2, और L1 जो लैंग्वेज गिवन है A की पावर M, B की पावर M, C A की पावर N और B की पावर N, और M और जो N गिवन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे L1 में अगर मैं स्ट्रिंग देखूं, स्टार्टिंग से कि कौन कौन से स्ट्रिंग आ सकते हैं, मिनिमम स्ट्रिंग की बात करें तो, और M और जो N है वो आपके 0 हो सकते हैं। तो जब दोनों को 0 पुट करेंगे तो मिनिमम स्ट्रिंग क्या मिला, C मिला। अब आप M को 1 पुट कर लो और N को 0 पुट कर लो एक बार, अब क्या स्ट्रिंग मिलेगा, अगला A, B और C मिलेगा। उसके बाद आप M को 0 पुट कर लो और N को 1 कर लो, तो उस केस में क्या मिलेगा, CAB। तो इस तरह से मिनिमम स्ट्रिंग आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब M को भी 1 पुट कर लो और N को भी 1 पुट कर लो, तो हमें मिलेगा ABC और AB। तो इस तरह से चलता रहेगा। अब L2 की बात करते हैं, चलो L2 में A की पावर I, B की पावर J और C की पावर K और I, J, K आपके तीनों ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो मिनिमम स्ट्रिंग मिलेगा, लेमडा मिल जाएगा, क्योंकि I, J, K अगर 0 होते हैं तो लेमडा ही तो मिलेगा। अब I और J को आप 0 पुट कर लो और K को 1 रहने दो, तो इस टाइम हमें क्या मिलेगा, C मिलेगा। अब I और J को 1 पुट कर लो और K को भी 1 रहने दो, तो हमें क्या मिलेगा, ABC। इस तरह से हमें स्ट्रिंग मिलते रहेंगे ना, फिर आगे हमें ऐसे ही स्ट्रिंग मिलते रहेंगे। अब I और J को 2 पुट कर लो, ठीक है, तो हमें 2 A मिल जाएंगे, 2 B। तो इस तरह से ये चलता रहेगा, ये सीक्वेंस चलता रहेगा। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है, तो अगर इन दोनों लैंग्वेज का इंटरसेक्शन आप ध्यान से देखोगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे C तो मिलेगा, अकेला C मिल रहा है, बट नंबर ऑफ A और नंबर ऑफ B की बात करें तो इक्वल नंबर ऑफ A मिलेंगे हमें, इक्वल नंबर ऑफ A एंड इक्वल नंबर ऑफ B। तो इस तरह से ये लैंग्वेज मिलेगी इन दोनों के इंटरसेक्शन के बाद। अब ये जो लैंग्वेज है वो हमारी रेगुलर लैंग्वेज तो नहीं है, ये लैंग्वेज कौन सी होती है, हमारी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होती है ये।
तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी वाला, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है बट नॉट रेगुलर। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या मिला, CFL मिलता है हमें।